Hello, a very good morning to all of you. Welcome to my channel NG Medical. In this video, we are going to see the brain tumor. इससे पहले हम लोगों ने कई ट्यूमर्स डिस्कस कर लिए हैं. आज हम देखने वाले हैं वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ब्रेन ट्यूमर. तो चलिए देख लेते हैं. तो ब्रेन ट्यूमर स्टार्ट करने से पहले वी हैव टू नो व्हाट इज द एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ द ब्रेन. ब्रेन जो कि एक हमारा सबसे वाइटल ऑर्गन है बॉडी का. जैसा कि हम सब जानते हैं कि ब्रेन का मेन फंक्शन क्या है कि वो हमारी बॉडी को कोऑर्डिनेट करता है, कंट्रोल करता है और सारे फंक्शन जो इस टाइम पे हम कर रहे हैं या कभी भी हम कर रहे हैं वो हमारे ब्रेन के थ्रू ही होती है. तो अगर ब्रेन में एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ द सेल्स या ट्यूमर हो जाएगा तो आपके सारे के सारे फंक्शन डिसबैलेंस हो सकते हैं. तो ब्रेन जो है हमारा वो मेनली 3 पार्ट में डिवाइड है. फॉर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन. फॉर ब्रेन, फॉर मीन्स होता है सबसे सामने वाला, लाइक जो आपको सबसे पहले जिस पोर्शन पे आपकी नजर पड़ती है वो आपका फॉर ब्रेन है. तो ऑब्वियसली जब आप ब्रेन को देखोगे तो आपको ये येलो वाला जितना भी एरिया दिख रहा है ये आपका फॉर ब्रेन है और इसी पे आपका सबसे पहले फोकस जाएगा. तो फॉर ब्रेन 80% ब्रेन आपका बनाता है एंड 80% बॉडी के फंक्शन वही हैंडल करता है. तो देखो फॉर ब्रेन जो है वो अपने आप में ही 3 पार्ट्स में कंपोज्ड है, 3 मेन एरियाज में कंपोज्ड. फर्स्ट है आपका सेरेब्रम जो आपका येलोइश पोर्शन देखने को मिल रहा है. सेकेंड है आपका थैलेमस जो कि येलो पोर्शन के बीच में इतना बड़ा पार्ट देखने को मिल रहा है. एंड नेक्स्ट है आपका हाइपोथैलेमस. हाइपो मीन्स होता है नीचे, थैलेमस के नीचे. थैलेमस के नीचे जो एरिया आपको देखने को मिल रहा है दिस इज हाइपोथैलेमस. तीनों के बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड इंडिस्पेंसेबल फंक्शंस हैं. एग्जाम्पल ले सकते हो जो आपका सेरेब्रम है जो कि 80% आपका ब्रेन बना रहा है. सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन तो यही हो गया कि ज्यादा से ज्यादा एरिया ब्रेन का आपका सेरेब्रम बना रहा है. सेरेब्रम जो कि 2 हेमिस्फेयर में डिवाइड होता है. हेमिस्फेयर मीन्स होता है 2 पार्ट. एक जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, दूसरा जो इसके पीछे है. लाइक अगर आप ब्रेन को ड्रॉ करना चाहो सामने से, फ्रंट एरिया से, तो आप कैसे ड्रॉ करोगे? ये आपका एक हेमिस्फेयर हो गया और दूसरा ये आपका हेमिस्फेयर हो गया. ठीक है, ये आपका कंप्लीट ब्रेन हो गया. तो आपका ये जो हेमिस्फेयर है ये हो गया आपका राइट हेमिस्फेयर, ये हो गया आपका लेफ्ट हेमिस्फेयर और है इसके बाद आपकी आ जाती हैं आई. तो राइट हेमिस्फेयर आपकी लेफ्ट आई को कंट्रोल करता है और लेफ्ट हेमिस्फेयर आपके राइट आई को कंट्रोल करता है. ये बताने का मेरा सिर्फ एक ही पर्पस है. मेरा मतलब ये है कि दोनों ही हेमिस्फेयर कंप्लीटली इंपॉर्टेंट है आपके हर एक ऑर्गन के लिए. ठीक है, तो आपका सेरेब्रम जो है वो 2 हेमिस्फेयर से मिलके बनता है, दैट इज राइट एंड लेफ्ट. सेरेब्रम के फंक्शन क्या है? ये टच में, विजन में, स्पीकिंग में, लिसनिंग में, इमोशंस में, लर्निंग में, हर तरह से फंक्शन कराने में हेल्प करता है. नेक्स्ट आ जाते हैं थैलेमस. थैलेमस जो कि ये वाला पार्ट आपको देखने को मिल रहा है, इसका मेन फंक्शन क्या है कि ये आपकी इंफॉर्मेशन को इस तरह से कलेक्ट करता है और आपके ब्रेन के जिस भी पार्ट में उसको भेजना होता है भेज देता है. मान लो ये फ्रंटल एरिया हो गया, फ्रंट पोर्शन हो गया, तो अगर फ्रंट पोर्शन की कोई इंफॉर्मेशन है तो वो फ्रंट पोर्शन में भेजेगा. ये वाले पोर्शन की कोई इंफॉर्मेशन है तो इस वाले पार्ट में भेजेगा. ऑक्सीपिटल एरिया की कोई इंफॉर्मेशन है तो ऑक्सीपिटल एरिया में भेजेगा. इस तरह से आपका थैलेमस फंक्शन कंप्लीट कराता है. तो एक तरह का मीडियम हो गया आपके बॉडी और आपके सेरेब्रम के बीच का. साथ ही साथ थैलेमस आपकी कॉन्शियसनेस का भी ध्यान रखता है कि आप कॉन्शियस हो, अनकॉन्शियस हो, किस तरह से हो. आपकी कॉन्शियसनेस को मैनेज करता है, आपकी थिंकिंग को भी मैनेज करता है. इसके बाद आ जाते हैं हाइपोथैलेमस. हाइपोथैलेमस का मेन काम क्या है कि ये थैलेमस के नीचे होता है और ये आपके पिट्यूटरी ग्लैंड यानी कि हाइपोथैलेमस के नीचे जो ये ग्लैंड सिचुएटेड है जो कि बॉडी में डिफरेंट टाइप ऑफ हार्मोन्स को रिलीज करने में हेल्प करती है, उन हार्मोन्स को रेगुलेट करने में, उन हार्मोन्स को किस तरह से कितना निकलना है, ये सारी चीजें हैंडल करता है. इसके बाद आ जाते हैं आपका मिड ब्रेन. मिड है तो मतलब बीच में, 2 ब्रेन के बीच में मिड ब्रेन. ठीक है, तो ब्रेन के अंदर ही ये सिचुएटेड होता है और इसका मेन काम क्या है, इसको हम मेनिसिफ्लॉन भी बोलते हैं. इसका मेन फंक्शन क्या है कि आपके मूवमेंट, मोटर फंक्शन को पे फोकस करता है,
आपकी आईज के मूवमेंट पे फोकस करता है, आपकी विजुअल एक्टिविटी को भी हैंडल करता है, और साथ ही साथ ये आपके कनेक्शन बनाता है हाइंड ब्रेन और फोर ब्रेन के बीच में। नेक्स्ट है आपका हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन भी 3 पार्ट से मिलकर बनता है। पॉन्स, जो कि आपको उभरा हुआ एरिया दिख रहा होगा लाइन वाला, फिर मेडुला ऑब्लिंगेटा जो कि पॉन्स के जस्ट नीचे सिचुएटेड है, प्रोट्रूड पोर्शन, एंड देन सेरिबिलम। सेरिबिरम और सेरिबिलम में बहुत फर्क है। सेरिबिलम छोटा होता है, सेरिबिलम के जस्ट इंफीरियर नीचे की तरफ होता है। ये 3 चीजें मिलकर के आपका हाइंड ब्रेन बनाते हैं। हाइंड ब्रेन में आपका ये जो पॉन्स है, ये आपका वाइटल इंफॉर्मेशन बॉडी तक भेजने का काम करता है और कनेक्शन बनाता है बिटवीन द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन की टेल को हम कहते हैं। ब्रेन को अगर हम इस तरह से लंबा खींच दें, टेल बना दें, तो ये आपकी स्पाइनल कॉर्ड हो गई। ये स्पाइनल कॉर्ड आपके बैकबोन यानी कि रीढ़ की हड्डी में जाकर के सिचुएटेड होती है और आपके बॉडी के आसपास की जितनी भी इंफॉर्मेशन है दोनों तरफ की, वो आपके स्पाइनल कॉर्ड रिसीव करके ब्रेन में ले जाने का काम करती है। नेक्स्ट है आपका मेडुला। मेडुला का काम क्या है? मेडुला, इसका पूरा नेम है मेडुला ऑब्लिंगेटा। ये एक तरह का स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है और ये लोअर पार्ट ऑफ द ब्रेन स्टेम को बनाने में हेल्प करता है। इसके साथ साथ ये इनवॉलेंट्री फंक्शन कराता है। इनवॉलेंट्री फंक्शन, जिस फंक्शन पे आपका जोर नहीं है, जैसे कि हार्ट बीट, जैसे कि डाइजेशन आपका, जैसे कि रेस्पिरेशन, मतलब इंटरनल रेस्पिरेशन, कि आपके अंदर गैसेल एक्सचेंज कैसे हो रहा है, इन सब पे आपका जोर नहीं है। ठीक, तो ये सारे फंक्शन आपका मेडुला ऑब्लिंगेटा देखता है। लास्ट है आपका सेरिबिलम। तो सेरिबिलम में मोटर फंक्शन कराने की पूरी एबिलिटी होती है, मोटर कंट्रोल करने की पूरी एबिलिटी होती है। मान लीजिए मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है और मैं किसी को मारना चाहती हूँ, मैं सामने वाले पे मुझे गुस्सा आ रहा है एंड आई वांट टू बीट हिम, तो मेरा सेरिबिलम मुझे कंट्रोल करेगा कि मुझे उसको जा करके बीट करना है या नहीं करना है। ये मोटर मूवमेंट कौन अलाउ कर रहा है? आपका सेरिबिलम। तो इस तरह से ब्रेन कई पार्ट्स में डिवाइड कर करके अपने आप को डिवाइड करता है और हर एक पार्ट को अलग अलग स्पेसिफिक फंक्शन दे देता है। अगर हाइंड ब्रेन में कोई ना कोई कैंसर ट्यूमर देखने को मिला तो हाइंड ब्रेन के फंक्शन को सप्रेस करेगा। मिड ब्रेन में कोई ट्यूमर देखने को मिला तो मिड ब्रेन के फंक्शन को सप्रेस करेगा, और आपके फोर ब्रेन में कहीं पर देखने को मिला तो फोर ब्रेन के उस एरिया के फंक्शन को सप्रेस करेगा। सेरिब्रल कॉर्टेक्स मीन्स होता है पूरे ब्रेन का सुपरफिशियल पार्ट को हम सेरिब्रल कॉर्टेक्स बोलते हैं। चलिए, आई थिंक आपको सुपरफिशियली एनाटॉमी समझ में आ गई होगी। मैं आपको बहुत डीप नहीं लेके जाऊंगी, अदरवाइज आप बस एनाटॉमी पढ़ते रह जाओगे, क्योंकि ब्रेन हमारा बहुत ज्यादा डीप है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट। कैंसर, नॉर्मली ब्रेन की बात ना करें, कैंसर मीन्स होता है कि कोई भी एबनॉर्मल ग्रोथ हो गई सेल्स के अंदर, उन्हें हम कैंसर का नाम दे देते हैं। अगर वो ब्रेन है तो उसे हम ब्रेन ट्यूमर कहेंगे। कोई भी अननेसेसरी मास, कोई भी एबनॉर्मल ग्रोथ, कोई भी प्लोरिफरेशन ऑफ द सेल्स जो कि आपके ब्रेन के अंदर मिल रहा है, उसको हम लोग ब्रेन ट्यूमर कह दिया। ये बिनाइन भी हो सकते हैं और मैलिग्नेंट भी। बिनाइन मीन्स होता है कि जो एक जगह पे सिचुएटेड है और इधर उधर फैल नहीं रहे हैं। मैलिग्नेंट मीन्स जो अपने एरिया में ना सिचुएटेड होकर के आसपास के एरिया में और आपकी पूरी बॉडी में प्लस ब्लड में भी फैल सकता है। कैटेगरी देख लेते हैं तो ये 2 कैटेगरी में डिवाइड है, मीन्स प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी मीन्स पहला, सेकेंडरी मीन्स दूसरा। पहला यानी कि कैंसर डायरेक्टली अगर ब्रेन में सिचुएटेड है या ब्रेन में डेवलप हुआ है तो वो प्राइमरी के अंदर में आ जाएगा। मतलब पहला जो कैंसर सेल है वो आपके डायरेक्टली ब्रेन में सिचुएटेड यानी कि ब्रेन में ग्रो कर गया। सेकेंडरी मीन्स ब्रेन जो है वो सेकेंड आ गया, लाइक ब्रेन के आसपास के एरिया में कैंसर डेवलप हुआ और उसके बाद ब्रेन के अंदर चला गया। आप समझ गए? प्राइमरी मीन्स डायरेक्टली कैंसर सेल्स ब्रेन के अंदर डेवलप हुए, सेकेंडरी मीन्स आसपास के ऑर्गन में कैंसर सेल्स डेवलप हुए और वो बाद में यानी कि सेकेंडरी आपके ब्रेन में चले गए। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस समझ गए। प्राइमरी मीन्स डायरेक्ट ब्रेन में कैंसर मिला, सेकेंडरी मीन्स ब्रेन के आसपास कैंसर मिला और बाद में वो कैंसर ब्रेन के अंदर चला गया।
इसको हम सीएनएस यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम ट्यूमर भी बोलते हैं, क्योंकि ब्रेन को और स्पाइनल कॉर्ड को हम सीएनएस भी बोलते हैं या हम ब्रेन कैंसर भी बोलते हैं। इंसिडेंस रेट देखा जाए तो 5 साल में सिर्फ 33% लोग ब्रेन कैंसर से बच पाए हैं। यानी कि अगर 5 साल की इससे पहले प्रीवियस ईयर की आप हिस्ट्री देखो 5 साल पुरानी, तो सिर्फ 33% लोग बच पाए हैं और बाकी सारे मर चुके हैं। तो अगर 100% में से 33% केवल बचे, इसका मतलब 67% लोगों की डेथ हो चुकी। नेक्स्ट आ जाते हैं डेफिनेशन। तो कोई भी एबनॉर्मल लीजन यानी कि कोई भी एबनॉर्मल ग्रोथ जो कि हमें ब्रेन के अंदर यानी कि आपकी स्कल बोन के अंदर दिख गया। स्कल बोन कौन सी है? आपके सर की जो ये हड्डी है इसको हम स्कल बोन बोलते हैं और इसके अंदर आपका ब्रेन सिचुएटेड होता है। ठीक है, तो आप समझ लो कि स्कल बोन के अंदर कोई भी एबनॉर्मल लीजन यानी कि एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ दी सेल्स देखने को मिली, उसको हम ब्रेन कैंसर ऐसा कंसीडर करते हैं। सेकेंड डेफिनेशन क्या है? एबनॉर्मल प्लोरिफरेशन ऑफ दी ब्रेन कैंसर। प्लोरिफरेशन मीन्स होता है फैलना। तो अगर सेल्स एबनॉर्मली ब्रेन के अंदर फैल रहे हैं, ठीक, और ग्रो कर जा रहे हैं, तो उसको हम ब्रेन कैंसर बोल देंगे। स्टेजेस की बात करें तो ऑलवेज 4 पार्ट में मेनली हमारी कैंसर की स्टेजेस डिवाइड होती हैं। फर्स्ट आपका क्या बताता है? कैंसर इन सीटू, यानी कि अगर ब्रेन कैंसर हुआ, मान लो यहाँ पे ब्रेन था आपका, ठीक, ये आपका हेड है और ब्रेन कैंसर हुआ, मान लो इस वाले फ्रंटल एरिया में यहाँ पे ब्रेन कैंसर हुआ, ठीक, आगे वाले एरिया में ब्रेन कैंसर हुआ, बट ये यहीं पे सिचुएटेड है, इधर उधर नहीं फैला, तो ये है आपके स्टेज 1। स्टेज 2 क्या है? साइज इंक्रीजेस एज कंपेयर टू दी स्टेज 1, यानी कि अब इसका साइज बड़ा होने लगा। पहले ये इतना छोटा था, अब ब्रेन कैंसर का साइज बड़ा होने लगा। साइज बड़ा होने के साथ साथ ब्रेन के अंदर जो ब्लड सप्लाई है उसको भी ब्रेन कैंसर ने टच कर दिया, तो ये स्टेज हो गई आपकी स्टेज 2। स्टेज 3 कौन सी है? कि अब जो कैंसर है वो आसपास के लिम्फ नोड में चला गया। लिम्फ नोड क्या होता है? पूरी बॉडी में इस तरह से ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर होता है जो कि आपकी बॉडी में इम्यून सिस्टम का काम करता है। इस ग्रीन स्ट्रक्चर के अंदर WBCs बनते हैं और जब कोई भी बीमारी आती है, कोई भी फॉरेन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपके अंदर आता है, तो इसमें से WBCs निकल आते हैं और उस चीज को मारने की या उस फॉरेन बॉडी को मारने की कैपेबिलिटी रखते हैं। ये आपके पूरे ब्रेन में सिचुएटेड नहीं होते हैं, ये सिर्फ आपके स्कैल्प के आसपास सिचुएटेड होते हैं, बाकी पूरी बॉडी में ये ग्रीन स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। तो कैंसर अब कहाँ चला गया? इस लिम्फ नोड के पास चला गया। ये हो गई आपकी स्टेज 3। तो मैं आपको बता दूं कि जब कैंसर लिम्फ नोड यानी कि इस ग्रीन स्ट्रक्चर में चला जाता है, इसी ग्रीन स्ट्रक्चर की जस्ट बगल में आपकी ब्लड सप्लाई होती है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ग्रीन स्ट्रक्चर में अगर कैंसर चला गया तो आपकी ब्लड सप्लाई में भी कैंसर जा सकता है इजिली। जब आपकी ब्लड सप्लाई में कैंसर चला गया तो ब्लड सप्लाई तो पूरी बॉडी में घूमती है ना, पूरी बॉडी में सर्कुलेट होती है, तो आपकी बॉडी में कहीं पर भी कैंसर जा सकता है, जिसकी वजह से स्टेज 4 आ जाती है और कैंसर मेटास्टेसिस यानी कि फैल जाता है। तो ये थी आपकी चारों स्टेजेस जो एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं TNM क्लासिफिकेशन। TNM मीन्स होता है T फॉर ट्यूमर, N फॉर नोड, M फॉर मेटास्टेसिस। T फॉर ट्यूमर, नोड मीन्स लिम्फ नोड में गया कि नहीं गया, और लिम्फ नोड में जाने के बाद वो मेटास्टेसिस यानी फैला कि नहीं फैला, ये क्लासिफिकेशन ये डिटेल बताता है। TX मीन्स होता है ट्यूमर अभी नहीं मिला है, हमें फाउंड नहीं हुआ। T0 मीन्स ट्यूमर अभी भी हमें कहीं पर भी नहीं मिला। T1 मीन्स ट्यूमर मिल गया। T2 मीन्स ट्यूमर की साइज अब बढ़ने लगी है। T3 मीन्स अब उसने ब्लड सप्लाई को टच कर दिया। मैंने आपको बताया ना कि मान लो ये है इसकी ब्लड सप्लाई, यहाँ पे हुआ ट्यूमर, दूसरा कलर देख लेते हैं, यहाँ पे हुआ ट्यूमर, अब इसने ब्लड सप्लाई को, ये देखो ये मैंने ब्लड सप्लाई को टच करवा दिया, ठीक है, टच करवा दिया मैंने ब्लड सप्लाई को, यहाँ पे देख लेते हैं नियर ब्लड सप्लाई। T3 मीन्स होता है ब्लड सप्लाई के पास चला गया, इसका मतलब ब्लड सप्लाई को उसने टच कर दिया। जब वो ब्लड सप्लाई को टच कर देगा तो ब्लड सप्लाई के पास ये देखो ये लिम्फ नोड आपके यहाँ पे होते हैं,
ब्लड सप्लाई को उसने टच कर दिया, इसका मतलब ये लिम्फ नोड को भी इजीली टच कर देगा। तो ब्लड सप्लाई को टच करने के बाद T4 मीन्स उसने लिम्फ नोड के पास अपना डेरा जमा लिया। अब NX यानी कि N आ जाते हैं। N मीन्स लिम्फ नोड। तो NX मीन्स होता है कि लिम्फ नोड के पास तो मिला है ट्यूमर, लेकिन अभी लिम्फ नोड के अंदर नहीं गया। N0 मीन्स अभी भी लिम्फ नोड के अंदर नहीं मिला। N1 मीन्स अब लिम्फ नोड के नियर चला गया, इतनी पास चला गया कि उसने लिम्फ नोड के बॉर्डर को टच कर दिया। N2 मीन्स लिम्फ नोड अब अफेक्टेड हो गए। N3 मीन्स मोस्ट ऑफ ऑल लिम्फ नोड अफेक्टेड हो गए, यानी कि रीजनल लिम्फ नोड भी आसपास के ऑर्गन के लिम्फ नोड अफेक्टेड हो गए। अब लिम्फ नोड के अंदर कैंसर सेल चले गए हैं और लिम्फ नोड के आसपास की जगह पर भी कैंसर सेल चले गए हैं। MX मीन्स M फॉर मेटास्टेसिस। MX मीन्स अभी मेटास्टेसिस यानी कि फैलने का कोई भी आपको कैंसर आसपास के ऑर्गन में फैल गए हैं, इसका कोई भी एविडेंस नहीं मिला है। N0 मीन्स अभी भी कोई भी एविडेंस नहीं मिला है कि कैंसर सेल्स आपकी आसपास के ऑर्गन में फैल गए हैं। M1 मीन्स कि कैंसर अब आसपास के ऑर्गन में फैल गए हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि कैंसर फैल क्यों रहा है। आप सोच रहे हो कि कैंसर फैल गया, मैम बता रही कैंसर फैल गया। कैसे फैल गया कैंसर, कैसे मूव कर रहा है कैंसर इधर उधर, तो मैं आपको बता रही हूँ। मान लो यहाँ पे कैंसर था, ठीक है, बाद में कैंसर ने अपने आप को खूब सारा डेवलप कर दिया। ये सब कैंसर सेल है येलो वाले, ठीक, ये येलो वाले कैंसर ऐसे ऐसे अपने आप को डेवलप कर चुके हैं। अब कैंसर सेल्स इतना ज्यादा बढ़ जाते हैं कि वो एक के ऊपर एक डेवलप होते चले जाते हैं, इस तरह से डेवलप होते चले जाते हैं। अब नीचे वाले जो कैंसर सेल्स हैं वो इस ऊपर वाले कैंसर सेल्स का वेट नहीं संभाल पाते। जब वो उनका वेट नहीं संभाल पाते तो वो यहाँ से टूटने लगते हैं। जब वो ब्रेक डाउन होने लगते हैं तो वो आपकी ब्लड सप्लाई में चले जाते हैं। कुछ कैंसर सेल ब्लड सप्लाई में ना जा करके आपके लिम्फ नोड में चले जाते हैं और लिम्फ नोड एक दूसरे से पूरा कनेक्टेड है पूरी बॉडी के अंदर। उसी तरह से ब्लड सप्लाई भी पूरी बॉडी में कनेक्टेड है एक दूसरे से। तो जब ऐसे कैंसर सेल्स टूटने लगते हैं और आपके इधर उधर चले जाते हैं, लिम्फ नोड में जाएंगे तो लिम्फ नोड को अफेक्टेड करते चले जाएंगे। अगर वही कैंसर सेल्स ब्लड सप्लाई में टूट टूट के चले जाएंगे तो वो पूरी ब्लड सप्लाई को इन्फेक्टेड करते चले जाएंगे। साथ ही साथ वो जहां जाकर रुक जाएंगे वहीं पे वो अपने भाई को बना डालेंगे, यानी कि दूसरा नया कैंसर सेल्स बना डालेंगे इस तरह से, और उसी ऑर्गन में कैंसर फैल जाएगा। इस तरह से आपका कैंसर सेल एक दूसरे को बनाते हैं या डिवाइड होते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं टाइप्स ऑफ दी ब्रेन ट्यूमर। ये तो हमने देख लिया कि किस तरह से ब्रेन ट्यूमर डिवाइड हो रहा है, किस तरह से ब्रेन ट्यूमर ब्रेक डाउन अपने आप को करके अपने लेयर को ब्रेक डाउन कर रहा है और कैसे कैसे कहां पे जा रहा है। फर्स्ट टाइप है आपका ग्लायोमास ट्यूमर। तो ग्लायोमास ट्यूमर एक तरह का कैंसर इन ग्लायल सेल है। देखो ग्लायोमास किससे बना, ग्लायल सेल से बना। अब ये ग्लायल सेल क्या है, ग्लायल सेल मीन्स होता है ग्लू लाइक सेल। अब ग्लू का क्या काम है, चिपका देना, ठीक है। तो ग्लू लाइक सेल्स क्या करते हैं कि हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर स्पेशल सेल्स देखने को मिलते हैं जिनको हम लोग न्यूरॉन्स बोलते हैं। न्यूरॉन्स का मेन काम क्या है कि वो मैसेज को लाते हैं ब्रेन के अंदर, फिर ब्रेन से मैसेज ले जाते हैं बॉडी के अंदर। ये स्पेशल सेल्स होते हैं जो सिर्फ ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के लिए काम करते हैं। बाकी बॉडी में तो बहुत सारे सेल्स हैं, नॉर्मली हमारी पूरी बॉडी सेल्स से ही मिलकर बनी है, लेकिन ये कुछ स्पेशल सेल्स होते हैं न्यूरॉन्स जो कि सिर्फ ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के लिए काम करते हैं। ब्रेन का इंफॉर्मेशन बॉडी तक ले जाना और बॉडी से इंफॉर्मेशन ब्रेन को देना या स्पाइनल कॉर्ड को देना, ठीक है। तो इन न्यूरॉन्स की प्रोटेक्शन भी करने के लिए कुछ सेल्स होते हैं जिनको हम ग्लायल सेल्स बोलते हैं। तो ये ग्लायल का मीनिंग है ग्लू लाइक सेल्स। ये देखो कैसे न्यूरॉन से चिपके हुए हैं, कैसे पकड़े हुए हैं, इसीलिए इन्हें ग्लू लाइक सेल्स यानी ग्लायल सेल्स बोलते हैं। इन्होंने क्या कर रखा हुआ है, अटैच कर रखा हुआ है न्यूरॉन्स को और उनके आसपास सिचुएटेड है। साथ ही साथ अगर ये आसपास सिचुएटेड हैं तो ये न्यूरॉन्स को माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने का काम भी करते हैं। अब इसके अंदर कैंसर क्यों बन रहा है, ग्लायल सेल्स के अंदर कैंसर क्यों बन रहा है, इसका रीजन अभी तक रिसर्च पता नहीं कर पाई है। लेकिन कुछ रिस्क फैक्टर्स कहते हैं कि मे बी प्रीवियस हिस्ट्री हो, फैमिली हिस्ट्री हो, एज फैक्टर हो, जिसकी वजह से ग्लायल सेल के अंदर ट्यूमर बन रहा है।
तो ये इस तरह से आपके ग्लायल सेल्स के अंदर ट्यूमर आ जाएंगे तो वो आपके न्यूरॉन्स के अंदर भी आ जाएंगे और आपका कैंसर सेल ग्लायल्स के अंदर चला जाएगा। नेक्स्ट है आपका मेनिंजियोमा ट्यूमर। मेनिंजियोमा, देखो इसके नेम से ही आपको पता चल रहा होगा कि मेनिंजियल लेयर की वजह से ये नाम पड़ा मेनिंजियोमा ट्यूमर। मेनिंजियल लेयर कौन सी होती है? आपके ब्रेन के अंदर 3 लेयर्स होती हैं जिनको हम लोग ड्यूरा मैटर, एरेक्नॉइड मैटर एंड पाया मैटर बोलते हैं। यहाँ पे देख लो, ये देखो पाया मैटर जो है वो ब्रेन को टच करती है, उसके ऊपर आपकी एरेक्नॉइड यानी कि मिडिल वाली लेयर होती है और उसके ऊपर आपके ड्यूरा मैटर होती है। देखो डी फॉर ड्यूरा, डी फॉर दूर, ब्रेन से सबसे दूर एक लेयर होती है जिसे हम ड्यूरा मैटर कहते हैं। पी फॉर पाया, पी फॉर पास, ब्रेन के सबसे पास वाली लेयर होती है जिसे हम पाया मैटर कहते हैं और इन दोनों के बीच में एरेक्नॉइड मैटर यानी कि एरेक्नॉइड लेयर देखने को मिलती है जो कि रिच इन ब्लड सप्लाई होती है। ठीक है, तो इन तीनों लेयर के कॉम्बिनेशन को हम मेनिंजियल लेयर बोलते हैं। अगर इसी मेनिंजियल लेयर में कैंसर हो गया तो हम उसे मेनिंजियोमा बोलेंगे। ये बिनाइन भी हो सकता है, मैलिग्नेंट भी हो सकता है। मेनली कॉज क्या है? एज फैक्टर की वजह से आपको ये कैंसर देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि एज जब आपकी ज्यादा हो जाती है तो आपका इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, आपकी बॉडी वीक हो जाती है और वो किसी भी डिजीज को रोक नहीं पाती इजिली। नेक्स्ट है आपका पिट्यूटरी एडिनोमास। पिट्यूटरी एडिनोमास, मैंने आपको एनाटॉमी में बताया था कि एक पिट्यूटरी ग्लैंड होती है जो कि हाइपोथैलेमस के नीचे होती है, जिसका मेन फंक्शन क्या है कि वो डिफरेंट टाइप ऑफ हार्मोन्स को रिलीज करके आपकी बॉडी को कंट्रोल में फंक्शन कराती है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती हैं वो नंबर्स में 2 होती हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। इनको हम मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं, हार्मोन रेगुलेशन ग्लैंड भी बोलते हैं। तो इनके अंदर मोस्टली नॉन कैंसरस ट्यूमर देखने को मिलता है। नॉन कैंसरस ट्यूमर मीन्स बिनाइन ट्यूमर देखने को मिलता है। इनका भी कॉज अभी तक अननोन है, इस पे रिसर्च चल रही है। अब जब ये बिनाइन ट्यूमर है तो ऑब्वियसली ये बहुत स्लो रहेगा, स्लो बढ़ेगा नहीं जल्दी, है ना, इंक्रीज नहीं करेगा अपना साइज, बहुत स्लो ग्रोथ उसकी रहेगी। इंसिडेंस रेट अगर देखा जाए तो 10 में से 1 इंसान को, अगर ब्रेन ट्यूमर की बात करें तो 10 में से 1 इंसान को पिट्यूटरी ग्लैंड ट्यूमर देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट है जर्म सेल ट्यूमर। जर्म सेल ट्यूमर क्या है? वो ट्यूमर जो कि प्रोड्यूस होता है मिडिल एरिया ऑफ द ब्रेन में, यानी कि नियर द पिट्यूटरी ग्लैंड या पीनियल ग्लैंड के पास। पीनियल ग्लैंड भी एक छोटी सी, यहाँ पे मिडिल ऑफ द ब्रेन में एक छोटी सी ग्लैंड होती है मटर के दाने के बराबर, और वहां पर भी ट्यूमर देखने को मिल सकता है। तो ये मैलिग्नेंट टाइप होता है, आसपास के एरिया में फैल सकता है, इतना फैल सकता है कि पूरे ब्रेन में ट्यूमर कॉज कर सकता है। बहुत ही रेयर टाइप होता है, तो रेयर है तो सिर्फ 1% मैक्सिमम, ये सिर्फ 1% ब्रेन ट्यूमर्स में सिर्फ 1% देखने को मिलता है, और अगर देखने को मिल जाए तो ये बहुत ही ज्यादा डेंजरस होता है। नेक्स्ट है न्यूरो एम्ब्रियोजेनिक कैंसर। न्यूरो मीन्स होता है ब्रेन, एम्ब्रियो मीन्स होता है ड्यूरिंग द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बेबीज इनटू द वूम्ब ऑफ द मदर, यानी कि जब बेबी अपने माँ के अंदर यूट्रस में यानी पेट में होता है, माँ जब गर्भवती होती है, प्रेग्नेंट होती है, उस टाइम पे जब बेबी का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो रहा होता है, तो उस टाइम पे आप जानते हो कि सेल डिवीजन का प्रोसेस चल रहा होता है। मान लो वो सेल डिवीजन का प्रोसेस नॉर्मल ना चल के एबनॉर्मल हो जाए और ब्रेन के जो सेल्स हैं जो कि ब्रेन को डिवाइड करके बना रहे हैं वो एक्स्ट्रा बन जाए। यानी कि अगर मान लो कि किसी का ब्रेन 5000 सेल से मिलके बनता है और अभी क्या हो रहा है 10,000 सेल्स बन गए, जस्ट डबल बन गए, तो उस कंडीशन को हम ब्रेन ट्यूमर बोलेंगे, या हम उस कंडीशन को बोलेंगे एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ द ब्रेन सेल्स। ठीक है, इसी तरह से जब बेबी का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो रहा होता है, ब्रेन सेल्स अगर एबनॉर्मल ग्रो कर जाए तो उसको हम न्यूरो एम्ब्रियोजेनिक कैंसर बोलेंगे। साथ ही साथ ब्रेन की नर्व्स के अंदर भी ये कैंसर देखने को मिल सकता है। किस टाइप का होता है? मैलिग्नेंट टाइप का होता है, और ये कौन से बेबीज में? न्यूबॉर्न बेबीज या यंग चिल्ड्रन में भी देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट आ जाते हैं कॉजेटिव या रिस्क फैक्टर्स। तो कॉजेटिव एजेंट या रिस्क फैक्टर्स में सबसे पहले अगर देखा जाए तो मेन कॉज अभी तक अननोन है। जैसे कि मैंने आपको बहुत सारे टाइप ऑफ कैंसर में बताया कि कॉजेज अभी अननोन है। ठीक है, कंजेनाइटल हो सकता है। कंजेनाइटल और हेरिडिटी दोनों में क्या डिफरेंस है? कंजेनाइटल मीन्स होता है बाय बर्थ,
हेरिडिटी मीन्स होता है जो कि जीन से ट्रांसफर हुआ हो, जो बाय बर्थ ना हुआ हो लेकिन बाद में हो गया हो, ठीक है। तो कंजेनाइटल क्यों हो सकता है, जैसा कि मैंने आपको न्यूरोजेनिक ट्यूमर बताया, वो कंजेनाइटल के अंडर में आ जाएगा। हेरिडिटी कैसे हो सकता है, कि हो सकता है कि आपके पेरेंट्स को हुआ हो ब्रेन ट्यूमर, या आपके एंसेस्टर्स में कोई हिस्ट्री हो ब्रेन ट्यूमर की और आपको भी हो गया हो। वो इसलिए हो गया होगा क्योंकि आपके ब्रेन के अंदर एक जीन होता है जो कि P53 जीन जिसे हम कहते हैं, यहाँ पे नोट कर सकते हो P53 जीन। ये आपके ब्रेन के कैंसर सेल्स को एबनॉर्मल ग्रो होने से बचाता है। मान लो किसी भी रीजन की वजह से ये P53 जीन सप्रेस हो गया, या इसका फंक्शन डिक्रीज हो गया, या डैमेनिश हो गया, फंक्शन गायब हो गया इसका फंक्शन, तो एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ दी सेल्स हो जाएगी ब्रेन के अंदर। रेडिएशन यानी कि बहुत ज्यादा सन रेज से एक्सपोज होने की वजह से, बहुत ज्यादा अननेसेसरी रेडिएशन की वजह से आपके सेल्स के अंदर म्यूटेशन हो सकता है। म्यूटेशन मीन्स होता है एबनॉर्मल चेंजेस ऑफ दी सेल्स। सेल्स के जीन के अंदर यानी कि P53 जीन के अंदर एबनॉर्मल चेंजेस हो सकते हैं जिसकी वजह से कैंसर बढ़ सकता है। एंसेफेलाइटिस, एंसेफेलाइटिस मीन्स क्या होता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रेन मोस्टली कॉज्ड बाय द वायरस, ठीक है। तो इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन ब्रेन के अंदर हो गया, एंसेफेलाइटिस अगर हो गया, तो कोई भी इन्फेक्शन आता है वो आपके सेल्स पे अटैक करता है, क्योंकि पूरा ब्रेन तो सेल्स से मिलकर बना हुआ है, इवन पूरी बॉडी ही सेल्स से मिलकर बनी हुई है। तो कोई भी इन्फेक्शन आएगा वो आपके सेल्स को डैमेज करेगा। जब आपके सेल्स को डैमेज करेगा तो उसके अंदर के जेनेटिक मटेरियल को भी डैमेज करेगा। अगर उस टाइम पे P53 जीन डैमेज हो गया तो वो सेल्स जो है वो एबनॉर्मली ग्रो करने लगते हैं और कैंसर बना देते हैं। नेक्स्ट है ओबेसिटी। ओबेसिटी में क्या होता है, फैट सेल्स यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। फैट सेल्स एक्चुअली क्या होते हैं, वो खुद तो बहुत लेजी होते हैं और वो दूसरों को भी लेजी बना देते हैं। जब फैट सेल्स आप बहुत ज्यादा मोटे होते हो, ओबेस होते हो, उस टाइम पे क्या होता है कि जब आपके अंदर कोई इन्फेक्शन आ गया तो वो फैट सेल्स क्या करते हैं कि आपके ब्रेन के जो न्यूरॉन्स होते हैं उनकी एक्टिविटी को स्लो कर देते हैं, ठीक। वो जल्दी मैसेज ले जा नहीं पाते हैं और मैसेज दे नहीं पाते। तो जब न्यूरॉन्स बताएंगे ही नहीं ब्रेन को कि हाँ भाई इन्फेक्शन आ गया है या इतना ज्यादा बढ़ गया है, तो ब्रेन आपके इम्यून सिस्टम को कैसे एक्टिवेट करेगा। तो मेन चीज क्या हो गई, आपका इम्यून सिस्टम एक्टिवेट क्यों हो रहा है, क्योंकि ब्रेन बोल रहा है एक्टिवेट करने के लिए, और ब्रेन को बॉडी की कंडीशन कौन बता रहा है, न्यूरॉन। और न्यूरॉन्स को रोक कौन रहे हैं इस टाइम पे, आपके फैट सेल्स रोक रहे हैं। जब फैट सेल्स रोकेंगे तो न्यूरॉन स्लो फंक्शन करेंगे, न्यूरॉन स्लो फंक्शन करेंगे तो ब्रेन को इन्फॉर्मेशन स्लो मिलेगी, स्लो इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो प्रोटेक्शन वाली जो इन्फॉर्मेशन है, जो इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करने वाली इन्फॉर्मेशन है, वो भी स्लो पास होगी। जब स्लो पास होगी तब तक इन्फेक्शन आपके अंदर बढ़ चुका होगा। इसके अलावा हिस्ट्री ऑफ द सीजर, मान लो किसी को झटके आते हैं, सीजर्स आते हैं, ठीक। तो उसके ब्रेन, भाई अब सीजर्स आएंगे और कोई नहीं है आसपास और उसके सर पे चोट लग गई है ना, तो ब्रेन के सेल्स में क्या हो गया, डैमेज हो गया, या ब्रेन सेल्स क्या हो गए, इंजर्ड हो गए। तो ब्रेन सेल्स अगर इंजर्ड हो गए और वो इन्फेक्शन बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया, ठीक, तो साथ ही साथ क्या होगा कि आपका ये जीन इन्फेक्टेड, सॉरी, ये जीन आपका क्या हो जाएगा, डैमेज हो सकता है और आपको सेम कैंसर हो सकता है। सेम चीज हेड इंजरी में भी फॉलो करेंगे। एज फैक्टर की अगर बात करें तो देखो क्या होता है, ओल्डर पीपल में यानी कि बूढ़े लोगों के अंदर इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, ब्रेन का फंक्शन भी वीक हो जाता है, ब्रेन की जो प्रोटेक्शन की एबिलिटी है वो भी वीक हो जाती है। इसी तरह से जब कोई भी इंफेक्शन आएगा या कोई भी डिजीज आएगी, चाहे वो कैंसर क्यों ना हो, आपकी बॉडी जल्दी उससे अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगी। नेक्स्ट है स्मोकिंग एल्कोहल। स्मोकिंग एल्कोहल की वजह से क्या हो रहा है, म्यूटेशन। म्यूटेशन क्या है, एबनॉर्मल सेलुलर चेंजेस। स्मोकिंग और एल्कोहल में होता क्या है कि इनके पास कैंसरोजेंस होते हैं, कैंसर को बढ़ाने वाले कुछ केमिकल्स होते हैं जिनको हम कैंसरोजेंस बोलते हैं। ये कैंसरोजेंस आपके अंदर कैंसर को बढ़ाने की ताकत तो रखते हैं, इंक्रीज करते हैं, एबिलिटी इंक्रीज करते हैं, साथ ही साथ P53 जीन का जो फंक्शन है उसको स्लो कर देते हैं, जिसकी वजह से कैंसर आपको हो सकता है। नेक्स्ट आ जाते हैं पैथोफिजियोलॉजी।
तो पैथोफिजियोलॉजी में देखो जितनी भी इटियोलॉजी मैंने बताई है, यानी कि जितने भी जैसे क्लिनिक केमिकल एक्सपोजर हो गया, रेडिएशन, ये सारी इटियोलॉजी की वजह से क्या हो गया, अल्टीमेटली सेल के स्ट्रक्चर को डैमेज मिल रहा है। मतलब मैंने आपको बता दिया कि सेल का स्ट्रक्चर डैमेज हो रहा है। अब सेल के अंदर क्या है, आपका जीन है, ठीक। तो जब सेल का स्ट्रक्चर डैमेज हो रहा है तो सेल के स्ट्रक्चर की जो मॉर्फोलॉजी है, जो स्ट्रक्चर है, वो अपने आप को चेंज कर रहा है। साथ ही साथ जो आपका जेनेटिक मटेरियल है उसके अंदर म्यूटेशन हो रहा है, यानी कि एबनॉर्मल चेंजेस हो रहे हैं, जिसमें P53 जीन डैमेज हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हो गया, जीन सप्रेस हो जाएगा। जब जीन डैमेज हो जाएगा तो वो अपना फंक्शन भी डिक्रीज कर देगा या डैमेज कर देगा, जिसकी वजह से एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ द सेल्स होना स्टार्ट हो गई और ब्रेन ट्यूमर हो गया। तो दिस इज ऑल अबाउट द ब्रेन ट्यूमर का एनाटॉमी फिजियोलॉजी, इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, टाइप्स, स्टेजिंग, TNM classification, etiology and pathophysiology. If you are having any doubt, please ask me in the comment box. अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि हर किसी को ब्रेन कैंसर समझ में आए। और मेरे नोट्स बहुत इजी हैं, जिससे कि आपको लर्न करने में भी टफ नहीं लगेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग मैनेजमेंट पार्ट, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस और सारे मैनेजमेंट डिस्कस करेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।